हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग मध्यकालीन भारत में सूर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं और सूर्य साम्राज्य से संबंधित जो यह दूसरी क्लास है, इसका पार्ट 1 जो है पहले ही अपलोड किया जा चुका है। तो जिन दोस्तों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है वो लोग इसका पार्ट 1 ज़रूर देख लें। तो सूर्य साम्राज्य या इसके संस्थापक शेरशाह सूरी के से संबंधित हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, आइए एक बार जो है इसको आगे बढ़ने से पहले रिकॉल कर लेते हैं। तो सूर्यवंश के जो पार्ट 1 जो इसका हमने अपलोड किया है उसमें हमने जो है इसके जीवन यानी प्रारंभिक जीवन से संबंधित तथ्यों को हमने जाना। फिर इसके द्वारा जो विभिन्न युद्ध लड़े गए उन सारे युद्धों के बारे में, महत्वपूर्ण जो युद्ध थे जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर एग्ज़ाम्स में, उन युद्धों के बारे में हमने जाना क्रमशः। फिर जो है हमने इसका जो महत्वपूर्ण निर्णायक युद्ध था जिसके बाद जो है आपका हुमायूं भारत से बाहर चला जाता है और यानी कि दिल्ली की गद्दी से वह बाहर हो जाता है और सूर्यवंश की स्थापना दिल्ली की गद्दी पर हो जाती है। उस युद्ध के बारे में जो कि आपका कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है, जो कि आपको 1540 में हुई थी। तो उन सब के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ रखा है। आज स्पेशली हम लोग जो है इस वीडियो में यानी कि दिल्ली की गद्दी को प्राप्त करने के बाद जो है शेरशाह सूरी अन्य कई शासकों से जो है साम्राज्य विस्तार के क्रम में वह युद्ध करता है। उस युद्ध के क्रम में जो है वह यानी कि कुछ राजपूत शासकों से भी वह युद्ध करता है। तो हम लोग जो है उन्हीं राजपूत शासकों के साथ जो उसका युद्ध था उसके बारे में आज हम लोग इस क्लास में जानेंगे और उसके विभिन्न जो उत्तराधिकारी हुए यानी उसकी मृत्यु के पश्चात जो उत्तराधिकारी हुए सूर्यवंश के, उन सब के बारे में भी जो है जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उससे संबंधित बातों पर जो हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए जो हम लोग है इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इस सूर्यवंश का जो है यानी हमने पढ़ा था कि इसका जो शासनकाल है 1540 से 1555 के बीच इसका शासनकाल रहता है सूर्यवंश का आपका दिल्ली की गद्दी पर, यानी कि मात्र 15 वर्ष का जो है शासनकाल इसका रहता है। और इस 15 वर्ष में जो है शेरशाह सूरी का जो शासन आपका मात्र 5 वर्ष का रहता है दोस्तों दिल्ली की गद्दी पर। तो ये सब जो है हमने पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग इसके शेरशाह सूरी के साम्राज्य विस्तार से संबंधित अगली बातों को यानी अगले युद्धों को जानते हैं। तो सबसे पहले यानी कि जब हुमायूं को यह भारत से बाहर कर देता है आपका बिलग्राम के युद्ध के बाद, तो इसे ऐसा लगता है कि अब जो है सिर्फ भारत में एक राजपूत शासक ही ऐसे है जो कि यानी उसकी सल्तनत को, उसकी सत्ता को जो है आगे कभी भी जो है चुनौती दे सकता है। तो यहाँ पर उसके दिमाग में ये आता है कि क्यों ना इस राजपूतों को जो है इन पर विजय प्राप्त की जाए ताकि ये आगे जो है मेरी सत्ता को चुनौती ना दे पाए। तो यह क्या करता है, क्रमानुसार जो है अब राजपूतों के साथ जो है युद्ध यानी छेड़ देता है। और आइए उन्हीं युद्धों के बारे में हम लोग जो यानी उसके द्वारा जो राजपूत शासकों पर जो युद्ध हुए राजपूत शासकों से उसके यानी अलग अलग राजपूत शासकों से जो उसने युद्ध किया उन सब के बारे में हम लोग जानते हैं। तो उसका सबसे पहले जो रायसीन का राजा रहता है आपका राजा पूरनमल, जो कि 1543 पर इस पर वह आक्रमण करता है। और कहा जाता है कि इसके इन दोनों के बीच जो है एक संधि होती है और इस संधि के माध्यम से जो है इस राजा पूरनमल जो है वो अपनी किले को छोड़ करके वह बाहर चला जाता है और यानी अपने परिवार अपने सरदारों के साथ इस किले को जो है आपका रायसीन का जो किला रहता है उसको छोड़ करके बाहर चला जाता है। किंतु यह जो है आपका यानी शेरशाह सूरी जो है इस संधि को तोड़ देता है और धोखे से जो है रात में इस राजा पूरनमल के परिवार और उसके सरदारों की जो है हत्या कर देता है। तो कहा जाता है कि कुरान की कसम इसमें खाई जाती है इसके द्वारा आपका यानी कि शेरशाह सूरी के द्वारा कि अगर ये आपका किला छोड़ देगा राजा पूरनमल तो उसे उसकी हत्या नहीं करेगा, उसके सरदारों की यानी उसके परिवार के किसी लोगों की हत्या नहीं करेगा, उन लोगों को जीवित छोड़ देगा। किंतु वह जब बाहर निकलता है तो रात्रि में क्या होता है कि इस राजा पूरनमल के कैंप पर यह हमला करता है और सबकी जो है वह हत्या कर देता है। यानी इस संधि को वह तोड़ देता है धोखे से और इसकी हत्या कर देता है।
आगे जो है इसका मारवाड़ के साथ जो है युद्ध होता है आपका 1544 में, यानी इसकी मृत्यु 1545 में होती है और 44 में यह जो है युद्ध होता है आपका मारवाड़ से, जिसका शासक रहता है राजा मालदेव। तो यहाँ पर भी वह क्या करता है कि धोखे का सहारा लेता है। दोस्तों, राजपूत शासकों का खौफ उसके अंदर इतना रहता है कि वह किसी से भी सीधे युद्ध नहीं करना चाहता, बल्कि षड्यंत्र और धोखे से जो है सबके ऊपर जीत हासिल करता है। तो पहला तो आपका ये राजा पूरनमल हो गया। दूसरा, इस राजा मालदेव के साथ भी जो है वह उसके सरदारों के बीच जो है गलतफहमी और मतभेद पत्र के माध्यम से वह जारी करता है, पैदा करता है। किंतु फिर भी जो है राजा मालदेव का जो है 2 सरदार रहता है आपका जैता और कुंभा। यह जो है बहुत बहादुरी से, बहुत वीरता से जो है इसके साथ युद्ध करता है, बहुत समय तक इसको टक्कर देता है, यानी आपका शेरशाह सूरी को। और यह जो है इतना अधिक, यानी ये लोग इतना अधिक टक्कर देते हैं इसको, इतना बहादुरी से इसका सामना करते हैं शेरशाह सूरी का कि ये इस युद्ध के पश्चात एक शब्द, एक डायलॉग कह सकते हैं, और उस डायलॉग से रिलेटेड प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो आप लोग निश्चित रूप से उस डायलॉग को याद रखिएगा। तो वो डायलॉग क्या है मैं बताती हूँ। तो वह कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए जो है हिंदुस्तान के साम्राज्य को खोने चला था। यानी उसे लगता है कि अगर युद्ध थोड़ी देर और चलता तो ये जैता और कुंभा, यानी राजपूत शासक, राजपूत सरदार इतने बहादुर थे, इतने बहादुरी से उसका सामना किए कि यह युद्ध और थोड़ी देर चलता तो यह युद्ध जो है राजपूत जीत जाते और यह जो है इस युद्ध को, यानी कि शेरशाह सूरी हार जाता। तो चूँकि मारवाड़ एक छोटा सा क्षेत्र रहता है भारत का, और जो शेरशाह सूरी रहता है वह दिल्ली की गद्दी पर काबिज रहता है, तो उसे लगता है कि मारवाड़ जैसे छोटे से क्षेत्र के लिए अगर इस युद्ध में वह हार जाता और राजपूत शासक जीत जाते तो उस छोटे से क्षेत्र के लिए जो है उसे दिल्ली की गद्दी खोना पड़ता। जिस वजह से वह कहता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए है जो मैं दिल्ली के साम्राज्य को खोने चला था। तो ये राजपूतों की वीरता से प्रभावित होकर के आपका 1544 में जो राजा मालदेव के साथ युद्ध होता है, उस युद्ध के बाद यह बोलता है। तो यह जो है प्रश्न बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसका जो अंतिम युद्ध होता है दोस्तों, वह कालिंजर का युद्ध रहता है, और यह जो है 1545 में यह युद्ध होता है, और यह जो है बुंदेलखंड के क्षेत्र में यह युद्ध होता है। और यह जो है राजा कीरत सिंह, यानी यहाँ का बुंदेलखंड का राजा रहता है कीरत सिंह, उसके साथ यह इसका युद्ध होता है। यह इसके जीवन का अंतिम युद्ध होता है। तो इस युद्ध में क्या होता है दोस्तों कि कई दिनों तक जो है इसके किले की घेराबंदी करके रखता है, किंतु ये जो राजा कीरत सिंह रहता है यह किले से बाहर नहीं आता है। तो अंत में जो है शेरशाह सूरी अपने सैनिकों को आज्ञा देता है कि जो तोप के माध्यम से जो है किले की दीवार को तोड़ दिया जाए। तो किले की दीवार इतनी मजबूत रहती है दोस्तों कि उस किले की दीवार पर जो तोप का गोला जो छोड़ा जाता है, तो वह तोप का गोला क्या होता है किले की दीवार से टकरा करके वापस आ जाता है, और जहाँ शेरशाह सूरी खड़ा रहता है वहीं जो है बारूद का ढेर रहता है। और वो जो तोप का गोला जो दीवार से टकरा करके वापस आता है, वह दीवार से टकरा के वापस आने के बाद इस बारूद के ढेर पे जाके गिरता है। और चूँकि शेरशाह सूरी बारूद के ढेर के बगल में खड़ा रहता है, तो वह जो है बारूद का ढेर फट जाता है और शेरशाह सूरी घायल होकर के जो है घोड़े से गिर जाता है। तो जैसी करनी वैसी भरनी। तो वहाँ पर क्या होता है, वह घायल होकर गिर जाता है घोड़े से। तो जो उसके सैनिक है वो उसे उठा करके कैंप में ले जाते हैं, किंतु फिर भी जो है ये कालिंजर का किला को तोड़ दिया जाता है सैनिकों के द्वारा, और ये राजा कीरत सिंह जो है बुरी तरह जो है पराजित हो जाते हैं। और कहा जाता है कि जब जैसे ही जो सैनिक जीत की खबर उस यानी शेरशाह सूरी को देता है, वैसे ही जो उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी खुशखबरी सुन करके वह जो है मर जाता है, यानी शांति से जो वह मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। तो ये कालिंजर का युद्ध 1545 में उसके जीवन का अंतिम युद्ध रहता है। यानी ये 22 मई 1545 में उक्का नामक, यानी जो तोप रहता है उसका उक्का नामक तोप अग्नेयास्त्र के कारण जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो
तो इसको भी निश्चित रूप से आप लोग याद रखिएगा कि किससे भी प्रश्न जोड़ करके पूछा जाता है। तो जब उसकी मृत्यु हो जाती है 1545 में आपका कालिंजर के युद्ध में, तो वहाँ पर क्या होता है कि इसके मृत्यु के पश्चात जो उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ जाता है। हालांकि जो ये अपनी मृत्यु से पहले जो है अपने बड़े पुत्र आदिल खां को उत्तराधिकारी बना करके जाता है, किंतु इसका छोटा पुत्र रहता है जलाल खां। इसके साथ जो है ज़्यादा सरदारों की सहमति रहती है, ये ज़्यादा सरदार जो है इसको सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर चूँकि वोटिंग इसके तरफ ज़्यादा रहती है, जलाल खां के तरफ ज़्यादा सरदार इसको सपोर्ट कर रहे होते, तो जाहिर सी बात है शासक ये बन जाता है। और इसका आदिल खां जो कि बड़ा पुत्र रहता है, इसके साथ संघर्ष होता है, इसे भगा देता है ये जलाल खां, और यह जो है शासक बन जाता है। जलाल खां जब शासक बनता है तो इस्लाम शाह के साथ जो है, इस्लाम शाह नाम से वह शासन करता है। और यह जो शासन आपका 1545 से 1553 के बीच शासन करता है, यानी 8 वर्ष जो है यह शासन करता है। तो जब यह इस्लाम शाह जो कि जलाल खां रहता है, यह शासक बनता है, राजा बनता है, तो यह क्या करता है कि बहुत कठोरता से अपने शासन प्रशासन को स्थापित करता है, क्योंकि इसके शासक बनने के साथ ही जो है इसके कई प्रांतीय जो सरदार है इसके खिलाफ जो है यानी कि विद्रोह कर देते हैं। तो इन विद्रोहों को वह कठोरता से दबाता है, यानी इन विद्रोहों जो उसके खिलाफ विद्रोह हुए थे, इन विद्रोहों को वह इतनी कठोरता, इतनी निर्दयता से दबाता है। यानी कुल मिलाकर जो है निरंकुशता के आधार पर वह शासन प्रशासन को स्थापित करता है। कहा जाता है कि इन विद्रोहों को इतनी निरंकुशता के साथ वह दबाता है, इतनी निर्दयता के साथ वह दबाता है कि इसके जो शासनकाल के प्रांतीय सरदार थे, वो सरदार जो है इसका भय इतना अधिक साम्राज्य पर था कि इसके समय जो प्रांतीय सरदार थे वो जो है इसके जूते तक को जो है सलाम करते थे। तो ये निरंकुशता का असर था दोस्तों कि इसके जूते तक को सलाम किया जाता था। हालांकि यह निरंकुशता के आधार पर यह शासन प्रशासन ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, वो हम लोग आगे देख लेंगे, क्योंकि निरंकुशता के आधार पर शासन प्रशासन को ज़्यादा दिन तक चलाया जा भी नहीं सकता है। उसके बाद क्या होता कि बीमारी के कारण जो है 1553 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब इसकी मृत्यु हो जाती है 8 वर्ष के शासनकाल में, तो इसका पुत्र, जिस समय इसकी मृत्यु होती है तो फिरोज़ शाह इसका पुत्र रहता है, जो कि मात्र 12 वर्ष की आयु का रहता है, और मात्र 12 वर्ष की आयु में जो है उसे शासक बना दिया जाता है। तो जब वह 12 वर्ष का बालक शासक बनता है तो उसका मामा रहता है मोहम्मद आदिल शाह, जो कि मुबारिज खान, यानी मुबारिज खान रहता है, जो आगे चल के आपका मोहम्मद आदिल शाह की उपाधि धारण करता है। यह जो क्या करता है, फिरोज़ शाह की हत्या कर देता है। यानी मात्र 3 दिन बाद ही, यानी इसको राजा बने 3 दिन ही होता है फिरोज़ शाह को, और 12 साल के बालक को उसका मामा जो है मोहम्मद आदिल शाह उसकी हत्या करके दिल्ली का शासक वह बन जाता है। तो जब ये आदिल शाह शासक बनता है, राजा बनता है, तो इसके समय क्या होता है कि जो प्रांतीय सरदार शक्तिशाली थे उस काल में, वह खुद को जो है स्वतंत्र घोषित करने लगते हैं, यानी वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने लगते हैं। और ये आदिल शाह जो है उन सरदारों को जो है रोक नहीं पाता है। तो यह डर से क्या करता है, भाग करके जो है आपका चला जाता है आपका चुनार के किले में, और चुनार से लेकर के बिहार तक के शासन को वह जो है स्थापित, यानी कि चुनार से लेकर के बिहार तक के शासन तक जो है वह खुद को सीमित कर लेता है। इस प्रकार 5 प्रांतों में जो कहा जाता है कि 5 भागों में सूर्य साम्राज्य जो है आपका बट जाता है। तो 5 प्रांतों में जो सूर्य साम्राज्य बट जाता है, उसी में एक रहता है आपका सिकंदर शाह, जो कि कहीं कहीं सिकंदर सूरी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक यानी कि प्रतिभावान शासक रहता है, वीर योद्धा रहता है। यह क्या करता है कि अपने साम्राज्य का विस्तार यानी करने लगता है। इस साम्राज्य के विस्तार में जो है पंजाब, आगरा और दिल्ली तक के जो यह अपने शासन प्रशासन को स्थापित करता है। तो ये सिकंदर शाह जो है
इसके समय हुमायूं जो है आक्रमण करता है। यानी कि यहाँ पर भी जो है यानी इस्लाम शाह का जब शासन चल रहा होता है, यहाँ पर भी जो है हुमायूं का आक्रमण होता है, किंतु इस्लाम शाह जो है उस आक्रमण को रोकने में सफल होता है। किंतु ये जो है आपका सिकंदर शाह यह रोक नहीं पाता है हुमायूं का, और हुमायूं के साथ उसका सरहिंद का युद्ध होता है आपका 1555 में। तो आपका ये सरहिंद के युद्ध में क्या होता है कि यह हार जाता है आपका सिकंदर शाह, और हुमायूं जो है जीत जाता है। इस प्रकार जो है सरहिंद के युद्ध के बाद ही जो है आपका मुग़ल यानी द्वितीय मुग़ल वंश का यानी द्वितीय मुग़ल काल का आरंभ हो जाता है हुमायूं के द्वारा, और सूर्यवंश का यहाँ पर अंत हो जाता है। तो इस प्रकार जो है आपका यानी कि सूर्यवंश का अंत हो जाता है और मुग़ल वंश का आरंभ हो जाता है। और ये जो मोहम्मद आदिल शाह रहता है दोस्तों, इसका एक सेनापति रहता है हेमू। यह इसी के साथ युद्ध होगा आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो कि अकबर के साथ होता है आपका। वो हम लोग अगली क्लास में हम लोग अकबर वाले वीडियो में जो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आदिल शाह का सेनापति हेमू जो आदिल शाह के तरफ से लड़ता है, और अकबर के बीच आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध होगा आपका दिल्ली की गद्दी को बचाने के लिए। तो ये सब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो ये कुल मिलाकर हमने दोस्तों सूर्यवंश और शेरशाह सूरी के बारे में इस क्लास में हमने जाना। अगली क्लास में जो है हम लोग शेरशाह सूरी के शासन प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अक्सर जो है शेरशाह सूरी के शासन प्रशासन से जोड़कर जो है प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगली क्लास में हम लोग जो है मूल रूप से इसके शासन प्रशासन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए देव स्टडीज़ से जुड़ने के लिए और मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।